हेलो आदाब दोस्तों। मैं एम आर बाबू। खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में। आज संघर्ष की ओर बढ़ते हुए एक संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें पूरा संघर्ष है भाभी जान चैप्टर में रुकैया भाभी के बारे में। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। चलिए फिर एक कदम क्लास 10th के उर्दू क्लास 10th की उर्दू की तरफ बढ़ाते हैं। क्लास 10th का उर्दू ये चैप्टर है दूसरा, चैप्टर सेकंड, जिसमें है एक कौन सा दरख्शां है। कौन सी किताब है? दरख्शां। दरख्शां किताब के चैप्टर दूसरा को पढ़ें। चैप्टर पहला को पढ़ चुके हैं, आप चैप्टर दूसरा को पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर दूसरा में पहला है मुख्तसर अफसाना। पहले हम अफसाने के बारे में जानेंगे, अफसाना क्या होता है, फिर उसके बारे में सुहेल अजीम आबादी जो इस चैप्टर की मुसन्निफ है, राइटर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अफसाना क्या होता है? अफसाना एक नसरी कहानी है। अफसाना का लुग़वी माने बोला जाए तो एक कहानी होता है, नहीं डिक्शनरी लुग़वी माने डिक्शनरी के मुताबिक दिखाया जाए तो अफसाना का लुग़वी माने है कहानी। अफसाना एक नसरी कहानी, नसरी सिन्फ है, यानी एक कहानी वाली सिन्फ है। एक होता है नसरी सिन्फ, एक होता है शेरी सिन्फ है, जिसमें कि क्या है, अफसाना की एक नसरी सिन्फ है। तो अफसाना जो है एक कहानी वाली हिस्सा है। अफसाना एक कहानी वाली हिस्सा है। मुख्तसर अफसाने उर्दू नस्र की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्री सिन्फ है, यानी अफसाना क्या है, सबसे कम उम्री सिन्फ है। इसलिए अफसाना का एक पहचान होता है वहदत तासुर, जिसको हम लिखा नहीं बोल देते हैं। अफसाना का शनाख्त क्या है, अफसाना की पहचान क्या है? वहदत तासुर, यानी ऐसी बात जो कि हमारे दिल पर एक ही बार पहली बार में ही असर कर दे, उसे क्या कहते हैं? वहदत तासुर। ये अफसाना की पहचान है कि अफसाना किसे कहेंगे? जिसमें ऐसी बात हो, यानी वहदत तासुर वाली बात हो, एक ही नशिस्त में एक बार में उसका असर पड़ जाए। तो मुख्तसर अफसाना उर्दू नस्र की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्री सिन्फ है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने ने मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया। हमको पहले पूछ दिया जाएगा कि उर्दू में अफसाना कहाँ से आया? हम कहेंगे मगरबी अदब से आया। कहाँ से आया? मगरबी अदब से आया। अफसाना क्या होता है? अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक नशिस्त में पढ़ ली जाए, यानी नशिस्त माने एक बैठक में पढ़ ली जाए। अफसाना एक ऐसे आपको बताए ना, वहदत तअस्सुर, जिसका एक ही बात में असर कर दे। ऐसी बात जिसका दिल में एक पहली बार में ही असर कर दे, क्षण भर में ही असर कर दे, उसे वहदत तअस्सुर कहते हैं। ये अफसाना वहदत तअस्सुर ये अफसाना की पहचान है। तो अफसाना किसे कहते हैं? ऐसी नसरी कहानी जिसे एक नशिस्त में पढ़ ली जाए, एक बार हम बैठे एक ही मर्तबा में उसको हम पढ़ लिए, वो क्या कहता है? अफसाना कहते हैं। अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ ली जाए। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की आगाज 20वीं सदी के इब्तिदा में हुई। 20वीं सदी के स्टार्टिंग में ही क्या हुई थी? उर्दू में अफसाना की आगाज हुई थी, मुख्तसर अफसाने की उम्र तकरीबन 100 साल है, यानी अफसाने की उम्र बोली जाए तो तकरीबन कितना? 100 साल, यानी एक सदी है अफसाने की उम्र। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा, उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है, जो 1903 में शाये हुआ था। तो हमको पूछा जाए कि क्लास 10th के बारे में बोले तो उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। उर्दू के पहले अफसाना कब शाये हुआ था? 1903 में। कब हुए थे? 1903 में शाये किए गए थे, जो कि 1903 में शाये हुए। जिसके मुसन्निफ कौन है? राशिदुल खैरी है इनके मुसन्निफ। किसके मुसन्निफ? उर्दू का पहला अफसाना जो है नसीर और खदीजा की मुसन्निफ कौन है? राशिदुल खैरी है इनके मुसन्निफ। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। हमको पूछ लिया जाए कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ, तरक्की पसंद आंदोलन का आगाज कब हुआ? क्या कहेंगे? 1936 में।
और 1960 में क्या होता है, उनका जदीदियत का इंतकाल, जदीदियत का आगाज हुआ। जदीदियत का आगाज कब होता? 1960 में। और तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब होता? 1936 में, 1936 में। इसके चंद साल कबल, इनके चंद साल पहले ही अंगारे के नाम से एक मजमूए शाया हुआ था, यानी अंगारे के नाम से एक अफसानी मजमुआ शाया हुआ था। कब? तरक्की पसंद तहरीक के आगाज होने से पहले, यानी 1936 से पहले ही क्या होता? अंगारे अफसाना का मजमुआ है जो शाया हुआ था। 1960 में जदीदियत का आगाज हुआ। 1960 में क्या हुआ? जदीदियत का आगाज हुआ। अब हम अफसाना के बारे में, अफसाना होता क्या, मुख्तसर अफसाना क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक था, उसको पढ़ लिए। अब आते हैं कि मेन चीज है, सोहेल अजीम आबादी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सोहेल अजीम आबादी को, जो हमारे निसाब में चैप्टर लिखे हैं भाभी जान। तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में पढ़ते हैं। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम जो है सैयद मुजीबुर रहमान था। कौन था? सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान, और इनका तखल्लुस क्या था? सोहेल। तखल्लुस किसने हैं? जो कि शायर अपने शेर में अपना नाम जो इस्तेमाल करते हैं वही नाम क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। इनका तखल्लुस सोहेल था। इनकी पैदाइश हुई थी 1911 में हुई थी। कब हुई थी पैदाइश? 1911 में। किसकी पैदाइश? सोहेल अजीम आबादी की। इनका जाए पैदाइश, यानी पैदाइश का जगह कहाँ है, कहाँ पे पैदा हुए थे? वो पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। परवरिश, परवरिश इनकी किसने की थी? कहाँ पे हुई थी? ननिहाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ननिहाल में हुई थी इनकी परवरिश। ताल्लुक जमींदार खानदान से था। सोहेल अजीम आबादी का ताल्लुक जमींदार खानदान से होते हुए भी ये भी जमींदारों के खिलाफ क्या करते थे? आवाज उठाते थे, और हक मजदूरों के, गरीबों के खिलाफ हक की कलम उठाते थे। ठीक है, ये कहते हैं इनका ताल्लुक जो था जमींदार खानदान से था। आबाई वतन, इनका आबाई वतन कहाँ था? शाहपुर में था। कहाँ पे? शाहपुर, जो कि भदोल, शाहपुर भदोल में था। शाहपुर भदोल जो कि पटना जिला में ही स्थित था, जो पटना ही जिला में प्रेजेंट है। आबाई वतन कहाँ पे? शाहपुर भदोल में, जो कि कहाँ पे थे? पटना जिला में थे। एक मुअल्लिम की सर सरपरस्ती में, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। कहाँ पे? हवाई वतन इसका जहाँ पे था, यानी शाहपुर भदोल में ही क्या कहते हैं, अपनी इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल किया था। किसने? सोहेल अजीम आबादी ने। एक मुअल्लिम की, यानी एक टीचर की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई। इब्तदाई शायरी से की। इन्होंने अपना जो जिंदगी का आगाज किया था वो इब्तदाई शायरी से किया था। स्टार्टिंग कहाँ से किया था? शायरी किया था। उसके बाद ये क्या हुए? अफसाना की तरफ मुतवज्जह हुए, और ऐसे मुतवज्जह हुए, ऐसे भिरे उधर की, दोबारा लौट कर भी शायरी की तरफ नहीं देखी। इनकी इब्तदाई शायरी से हुई, शायरी से की, फिर अफसाना निगारों की तरफ मुतवज्जह हुए। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में क्या किया था? इन्होंने मुलाजमत किया था। ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने जॉब किया था। किसने? सोहेल अजीम आबादी ने। रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया। इनका एक अखबार का नाम है रोजनामा। अखबार का नाम क्या है? अखबार का नाम क्या है? साथी। साथी के बानी कौन है? सोहेल अजीम आबादी। क्या क्या इसका इजरा किया, इसको निकाला था, इसका शाये किया था। जमींदार की इस्तेहसाल के खिलाफ मजदूरों के हकूक के लिए कलम उठाए। जमींदार रहने के बाद तहसीलदार के रहने के, तहसीलदारों के खिलाफ क्या किया? जमींदारों के खिलाफ क्या किया? मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए क्या किया? या अपना हक का कलम उठाया, हकूक के लिए कलम उठाया, उनके हक की मांग के लिए क्या होती? कलम उठाए। अफसान में इनके सोहेल अजीम आबादी की कुछ अफसानी मजमू है। क्या है? कुछ अफसानी मजमू है, जैसे चार चेहरे। चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप ना, आदमी के रूप, क्या है? आदमी के रूप। सोहेल अजीम आबादी के अफसानी मजमू का नाम चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। और इनके एक नाविल भी था। इनका एक नाविल था जिसका नाम था बेजर के पौधे। नाविल का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी के नाविल का नाम क्या था? बेजर के पौधे। बेजर के पौधे क्या है? अफसाना है, दास्तान है, नाविल है? तो नाविल है। क्या कहेंगे? नाविल है। अफसाना की तादाद, सोहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? तकरीबन कितना? 125 अफसाने लिखे। कितने? 125 अफसाने लिखे। सोहेल अजीम आबादी के अफसाने की तादाद कितने थे? संख्या कितनी थी? 125 थी। इनका इंतकाल जो होता है 1980 में पटना में ही इनका इंतकाल हो गया। सोहेल अजीम आबादी के बारे में हम पढ़ चुके। क्या पढ़े? उनका असली नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, और तखल्लुस सोहेल था।
उनका आबाई वतन उनका जो परवरिश हुआ तो ननिहाल में हुआ था। 1911 में पैदा हुए थे। उनकी जगह पैदाइश कहाँ पटना में हुई थी और परवरिश जो ननिहाल में हुआ था और ताल्लुक जमींदार खानदान से था। आबाई वतन शाहपुर भदोल में था। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इनका तालीमी तरबियत हासिल हुआ और इब्तदाई शायरी से की और आगाज इन्हें इब्तदाई शायरी से किया और उसके बाद अफसाना में गए तो अफसाना से मुड़ के नहीं देखे, नहीं अफसाना की तरफ ही वो चलते रहे आगे। ऑल इंडिया रेडियो में क्या किया था, जिन्होंने मुलाजमत भी किया था, जॉब भी किया था और रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया, नहीं अखबार भी इजरा किया था। कौन? साथी का। अखबार का नाम क्या था इसका? साथी। जमींदार के खिलाफ क्या कहता है, मजदूरों और गरीबों के हुकूक के लिए कलम भी उठाए। उनके कुछ अफसानी मजमूए का नाम है चार चेहरे अलाओ, उसके बाद आदमी के रूप, चार चेहरे अलाओ, आदमी के रूप। इनकी कोई एक नावल है बेजर के पौधे, नावल का नाम क्या है? बेजर के पौधे। और इनका इंतकाल 1980 में पटना में होता है। अब यहाँ सोहेल अजीम आबादी के बारे में जितना पॉसिबल था सब के सब पॉइंट को लिख दिए, जो कि इतना एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था और किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जितना लिख दिए यही काफी है। अब आएंगे सोहेल अजीम आबादी ने एक चैप्टर लिखा हमारे निसाब में, क्या था? भाभी जान। क्या लिखा है? भाभी जान। भाभी जान क्या है? एक अफसाना है। भाभी जान क्या है? एक अफसाना है। ये भाभी जान का जो के बारे में बताया, इसमें एक भाभी है रुकैया भाभी। भाभी जान के किरदार के बारे में बात करें, इसमें कौन कौन है? रुकैया भाभी है, अख्तर है, रेहाना है और जमीला है, जिसमें कि अख्तर रुकैया भाभी के देवर है और उसके बाद रेहाना जो है रुकैया भाभी की बेटी है। एक सिमी नाम से लड़की भी आती है, सिमी नाम से लड़की, जिसका एक तालीम का खर्च उठाता है। जिसमें क्या होता है, एक ये भाभी जान जो है रुकैया भाभी, तो लोगों को लगता कि उनका जो शोहर था सियासत में, इसको दिलचस्पी इसका शोहर का, जिसकी वजह से सियासत की वजह से कई बार जेल गए, सियासत की वजह से कई बार जेल गए। तो लोगों को लगता था कि यार जो इसका शादी होगा तो ये मतलब कि इसका शोहर जो है वो रह जाएगा, इसमें सियासत में रह जाएगा, फिर ये क्या करेगा, पूरा पूरा घर पे राज करेगा, यानी अमीर का जैसा जिंदगी गुजारेगा। मगर लेकिन क्या हुआ, किस्मत ने इसका उल्टा बदल दिया। तो इन्होंने बहुत ही मेहनत और मशक्कत किया। इनकी जब इनके शोहर को क्या हुआ, जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद करने के बाद फिर कुछ दिन के लिए छूटा, तो फिर जैसे बाहर निकलता था फिर दूसरा मुकदमा में इसको, इसके शोहर को क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया जाता था। तो रुकैया भाभी ने पूरे घर को संभाला, अपने बाल बच्चे को संभाले। और इसमें अख्तर था जो इनका देवर। तो रुकैया भाभी जब इनका शोहर को जेल में बंद कर किया गया तो इन्होंने क्या हुआ, बहुत परेशान होने लगे, रोने लगे। तो फिर अख्तर ने कहा कि जिंदगी का ये तो अभी आगाज है, अभी बहुत इम्तिहान बाकी है जिंदगी का, अपने आप को हार मत मानिए। तो उन्होंने क्या किया, रुकैया भाभी ने कहा कि अख्तर तुमने सही कहा, अभी बहुत से इम्तिहान देने के लिए है। तो इन्होंने क्या किया, उठा और मुंह धो के फिर जैसे पहले क्या अच्छे हालत में थे वैसे ही आए और अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश किया, उसको स्कूल में पढ़ाया लिखाया और वो पूरा घर को संभालते थे। इसमें एक लड़की थी सिमी, जिसकी पढ़ाई का खर्च भी यही उठाते थे। इन्होंने एक कॉलेज में क्या किया था, लेक्चरर लेक्चरर थे रुकैया भाभी, जहाँ से इसको 400 मिलता था और एक ट्यूशन भी पढ़ाते थे, वहां से इसको 50 रुपए मिलता था। यानी 450 में अपना जिंदगी को पूरा मेंटेन करते थे। वही 400 में, 450 में पूरा घर बार सब चीज को देखते थे। तो क्या होता है, रुकैया रुकैया भाभी के पास एक लड़की होती है सिमी, जो जिसका क्या करता है, रुकैया भाभी उनका खर्च उठाता है। एक दिन होता है कि रुकैया भाभी के पास वो सिमी नाम की लड़की आती है। तो आने का मकसद ये होता है कि उसका भाई का बीए का फॉर्म भरना होता है, जिसमें कि लास्ट डेट उसी दिन क्या होता है, लास्ट डेट होता है और जिस दिन नहीं देता तो नहीं होता। तो वो जाके भाभी के पास खड़ी हो जाती है और भाभी उसमें कहती है कि क्या बात है, बताओ क्यों उदास हो, बताओ। वो उसने नहीं बताता। तो फिर वो कहा कि मैं तो आया था बताने के लिए, मैं बताने के काबिल नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर उसमें उन्होंने बाद में बताया कि मेरे भाई का बीए का फॉर्म भरना है, जिसके लिए रुपया नहीं है। तो उन्होंने प्यार से एक चटा दिया
इसको सिमी को कि इतना से छोटा बात तुम बोल रहे हो, इतना से छोटा बात को तुम छुपा रहे हो, बोल नहीं रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, तो अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ी बनाई थी, जिसको कि वो एक ही दिन पहने थे उसकी बेटी। तो वहां से दो चूड़ी इसको क्या किया, निकाल के दिया सिमी को, और सिमी को कहा कि जाओ इस चूड़ी से बेचकर उसका दाखला करवा दो। और फिलहाल कुछ पॉइंट नहीं है, देखते हैं किताब में। जब रुकिया भाभी याद आती तो वो ऐसे थे, रुकिया भाभी की जात मुझे ऐसी ही समय मालूम होती जो जलती और पिघलती रहती, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त पैगाम सुनाती रहती, ऐसा पैगाम जो अमर हो। यानी इतना परेशानी में रहने के बावजूद भी वो समय की तरह क्या करते, रोशनी करते रहते, सबके लिए मदद के लिए हमेशा कोशा रहते थे। अब इसका सवाल जवाब में आते हैं। सवाल जवाब है, सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? सोहेल अजीम आबादी 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सोहेल अजीम आबादी के के अफसानवी के पहले मजमूए का नाम क्या था और किस साल शाये हुआ? उनके अफसाने के पहले मजमूए का नाम था चार चेहरे, जो 1903 में शाये हुए थे। सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम मदरसे में हुई थी। किस मदरसे में हुई थी? तो भदोली गांव के मदरसे में। तो कहाँ पे हुई थी? भदोली गांव के भदोली गांव के मदरसे में हुई थी। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? अख्तर था। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो इसका जवाब होगा, क्योंकि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उनको सियासत से बहुत दिलचस्पी था और सियासत के लिए कुछ करने को तैयार थे, जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ता था। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? रुकैया भाभी की जो तालीम का खर्च बर्दाश्त करता, वो लड़की का नाम था सिमी, क्योंकि उसके पास रुपये पैसे की तंगी बहुत थी। किसके पास? उसके पास, सिमी के पास। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा? क्योंकि उसके भाई के, सिमी के भाई को बीए में दाखिला करवाना था। रुकैया भाभी की जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन से काम करते? जब रुकैया भाभी को फुर्सत मिलता था, वो अपना शौक को पूरा करने के लिए क्या करते थे? खुतूत लिखते थे। बस आज कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। और इसका सवाल जवाब लिखना हो तो कमेंट में जरूर बताएं।